हेलो साथियों, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, तो आपका सुजान एकेडमी में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम फ्रिक्शन तक सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो तक। नेक्स्ट जो हमारा आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्क पे। ठीक है, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि ये जो, क्योंकि वर्क के जो सिंपल सिंपल कंसेप्ट है उस पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पे फटाफट फटाफट मैं आपको कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है, एक बार आप समझ लोगे तो आपके आराम से सॉल्यूशन सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट हमें समझना है वर्क का कि कार्य जो है वो क्या होता है। देन उसके बाद उस पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर परिवर्तिबल यानी कि अगर वेरिएशनल फोर्स है तो क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स है तो क्या होगा, किसी एंगल पे फोर्स है तब क्या होगा। ठीक है, और भी बाकी जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में जनरल जो भी जानकारी होंगी वो करेंगे। उसको फोर्स को फाइंड आउट करने के तीन चार तरीके, सॉरी वर्क फाइंड आउट करने के तीन चार तरीके होंगे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आरपीसी ने पहले बनाए हैं और बन सकते हैं, वो सारी बातें हम जो इस पे करेंगे। ठीक है, और उसके साथ एनर्जी का भी कंसेप्ट मैं इसी में लेना चाहूँगा, इसी वीडियो में, ताकि क्या है कि हम कुछ थोड़े से स्पेशल कंसेप्ट जो है वो इसी एक वीडियो में ले लें, फिर अगले वीडियो में जो वर्क और एनर्जी वाला कंप्लीट करके देन उसके बाद में आगे जो हमारे सेंटर ऑफ मास वाला वो टॉपिक है उसमें चल जाए। ठीक है, तो दो वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको करीब करीब वर्क, एनर्जी और पावर, ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तीनों के तीनों जो है वो कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा ना। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं वर्क पे। तो वर्क होता क्या है, ये आपको पता है पहले से कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी वस्तु पे, किसी भी पिंड पे फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो क्या होता है उसमें, वो डिस्प्लेस करता है अपनी जो स्थिति है उसमें, क्या करता है, परिवर्तन करता है। स्थिति में परिवर्तन करने का मतलब वहाँ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो जो वर्क यानी कि कार्य द्वारा किया सॉरी, जो बल है, बल द्वारा किया गया कार्य होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, यानी कि वर्क जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वर्क डन बाय द फोर्स। फोर्स के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या होता है कि W इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो इक्वल होता है F डॉट एस। एस यहाँ क्या है, एस यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, अगर हिंदी में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन। क्या होगा, बल इंटू विस्थापन से क्या है, हम कार्य को परिभाषित करते हैं। ठीक है, पहली बात तो यहां से समझ लेना, कार्य तभी होगा जब विस्थापन होगा, दूरी होगी तो कार्य नहीं होगा। एग्जाम्पल कि अगर सपोज कर लीजिए कि ये फॉर्मूला कैसे बना है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, ये मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 15-20 मिनट का टाइम चाहिए। लेकिन फॉर्मूला कैसे बना वो मेरा काम नहीं है, अभी हम लोग कंसेप्ट सीखना, क्योंकि आप एमएससी में हो तो ये आपको पता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बताना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर वहां पे दूरी है ना, तो कार्य नहीं होगा। कार्य किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता। बस आप ये चीज ध्यान रखिए, कई बार क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई पिंड था, वो यहाँ से गोलाकार घूम के वापस यहाँ पहुंच जाता है और पूछते हैं कि आपसे कितना कार्य हुआ है पूरे एक चक्कर लगाने में। तो इसका मतलब इस पॉइंट का इस पॉइंट से विस्थापन कितना हुआ, 0। लेकिन दूरी 0 थोड़ी, दूरी कितनी हो गई, 2πr हो गई ना, है ना। तो इसका मतलब भले ही उसने दूरी, जो इस पूरे एक चक्कर लगाने में भले ही उसने, पिंड ने दूरी तय की है, लेकिन विस्थापन नहीं किया। अगर विस्थापन नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हो जाएगा इसके अंदर किया गया कार्य। यानी कि वृत्ताकार पथ में किया गया कार्य कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, बल भी लगा, एनर्जी भी वेस्ट हुई, लेकिन कार्य कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, आगे समझ में, तो हमें क्या लेना, हमेशा विस्थापन लेना। अब क्योंकि ये सदिश राशि है ना, क्योंकि ये सदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, बल और विस्थापन, है ना। तो बल और विस्थापन सदिश राशि है, इसका हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया है। जब डॉट प्रोडक्ट किया इसका मतलब कार्य क्या निकल रहा है, अदिश। जब कोई भी सदिशों का, दो सदिशों का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, अदिश गुणन करते हैं, हमें क्या मिलता है, जो मिलने वाली क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास अदिश। तो कार्य क्या हुआ, एक अदिश राशि होती है, आपको पहले से पता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो W बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। क्या बनेगा, एफ एस कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में किस में कन्वर्ट होता है, कोस थीटा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक कंसेप्ट में लिखूंगा। तो कंसेप्ट पहला क्या हो गया कि अगर वर्क है सदिश की फॉर्म में, अगर आपको दे रखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कर दोगे, उनका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। ठीक है, अगर दोनों के बीच में कोई एंगल गिवन है ना, एफ और एस के बीच में क्या गिवन है, कोई एंगल गिवन है, वो आपको दे रखा है एंगल, तो उस केस में दूसरा कंसेप्ट क्या हो गया, सॉरी, जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो वो लिखोगे एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो दो तरह के न्यूमेरिकल यहाँ से बन जाएंगे। पहला, अगर दे रखा आपको सदिश फॉर्म के अंदर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर थीटा के फॉर्म में, यानी कि बीच में एंगल देख के फिर पूछा गया है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, अब इसी कंसेप्ट में आगे चलता हूँ, इसमें मैं ले लेता हूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का है कि अगर थीटा, थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री, यानी कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो, यानी कि एफ और एस दोनों क्या हो,
सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना होगा 0। अगर थीटा 0 होता है उस केस में आपके वर्क कितना हो जाएगा Fs, और ये क्या होता है मैक्सिमम, क्या होगा मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वर्क कब होगा जब थीटा इक्वल टू कितना हो 0, और वर्क क्या रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव वर्क रहेगा। ठीक है, धनात्मक कार्य रहेगा। ठीक है, दूसरा केस, अगर केस सेकंड, ये आपको डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, है ना, जो आपके सिंपल क्वेश्चन जो कंसेप्ट वाले बनते हैं उसमें, कि अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे कोस कितना हो जाएगा कोस 0 बराबर 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा कोस जो 90 होगा वो आपका हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि W बराबर में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब कार्य कितना हो गया 0, यानी कि शून्य कार्य हो गया। तीसरा केस अगर मैं लेना चाहूँ तो तीसरा केस हो जाएगा मेरे पास कौन सा, है ना, इसका एग्जाम्पल भी लूंगा मैं भी, आपको देखना न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे इसका भी एक। तो 180 डिग्री हो, तो जैसे ही 180 डिग्री होगा तो कोस 180 कितना हो जाता है, वो हो जाता है -1। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा -Fs, यानी कि ये क्या है हमारे पास मिनिमम। मिनिमम कितना चला गया कि माइनस, यानी इसको क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव में कार्य हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, तीसरा कंसेप्ट आपके पास क्या हो जाएगा कि जो W है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। तीनों ही कंडीशन इसके लिए हो सकती है। तो कार्य क्या हो सकता है, कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी सिचुएशन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के अंदर किस तरह का एंगल है या किस तरह से वो मोशन करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया तीसरा कंसेप्ट। चौथा कंसेप्ट अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए फोर्स जो है हमारा, जो कार्य है वो परिवर्तित है। परिवर्तित होने का मतलब क्या हुआ, जिस बल को आप लगा रहे हैं वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, उसमें क्या हो रहा है चेंजेस हो रहा है। तो चेंजेस हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह से था, ये हमारा फोर्स है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई इस तरह से इक्वेशन बन रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस स्ट्रिप के अंदर किया गया कार्य जो मेरे पास dw होगा। ठीक है, तो टोटल कार्य ये लिख लेना, ये कौन सा केस होगा हमारा फोर्थ केस होगा, मैं उधर लिख दूंगा, है ना। फोर्थ केस में क्या है, फोर्थ केस के अंदर कि फोर्स अगर क्या है परिवर्तित है, यानी कि परिवर्तित का मतलब चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट के साथ में, या कह सकते हैं फोर्स जो है वो फंक्शन है किसका, फंक्शन है फोर्स x का, या इसमें r है ना तो r कर लेते हैं, फंक्शन किसका है r का फंक्शन है खुद फोर्स। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना। r का अगर फंक्शन है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हमें किस तरह से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो w इक्वल टू क्या होगा हमारे पास इंटीग्रल करना पड़ेगा dw का, जो भी इक्वेशन होगी r1 to r2 जो भी इक्वेशन होगी, है ना भाई, जो भी हमारे पास लिमिट होगी उस लिमिट तक हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, इसका करेंगे f डॉट dr। ठीक है, किसके साथ होगा f डॉट dr। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास परिवर्तित बल है, परिवर्तित का मतलब है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको, ये समझ लेना सारी चीजें, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कौन सा दिया है, खुद फंक्शन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, उस केस में आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चौथा कंसेप्ट क्या हो गया, परिवर्तित बल, है ना, परिवर्तित बल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो खुद हमारा क्या है, फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा W होगा वो हो जाएगा r1 to r2 जो भी हमारी लिमिट गिवन होगी। ठीक है, f डॉट dr, समझ में आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के बल की जो इक्वेशन बन सकती है, पांचवी एक इक्वेशन और बनेगी, जब मैं वो एनर्जी बताऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा, है ना। वो एक एनर्जी से भी एक बल का जो है वो क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो बनाएंगे, लेकिन वो जब हम ऊर्जा पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे नेक्स्ट, अभी आईसी वीडियो में उसके बाद दिखाऊंगा। तो अभी आप फोर्स के कंसेप्ट में ये 4 कंसेप्ट लिख लीजिए और 5वां नंबर लगा के उसको 2 लाइन छोड़ दीजिए, 2 या 3 लाइन, उसके अंदर मैं आपको जब वो पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको लिखा दूंगा 5वां कंसेप्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 कंसेप्ट हुए, इन पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक कंसेप्ट लेके क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, एक कंसेप्ट और है ना, एक कंसेप्ट और क्या है कि अगर आपको 5वां कंसेप्ट एक मैं ले लेता हूं कि अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, ये कौन सा कंसेप्ट है, ग्राफ का कंसेप्ट। तो ग्राफ का कंसेप्ट क्या है कि फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है इस तरह से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम फोर्स क्या लिख रहे हैं, फोर्स लिख रहे हैं। अगर मैं स्मॉल फोर्स की स्ट्रिप लेता हूं यहां से, कि मान लीजिए मैंने एक अल्पांश लिया है, ये वाला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया भी था, तो इस अल्पांश में यहां से यहां तक विस्थापन करने में, यानी कि विस्थापन कितना, मान लीजिए dr विस्थापन है यहां से यहां तक, dr विस्थापन करने में तो बल कितना, सॉरी फोर्स कितना हो रहा है, फोर्स हो रहा है F
ठीक है। और कार्य कितना हो रहा है मुझे फाइंड आउट करना, तो कार्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ डॉट डी आर हो जाएगा। ठीक है, एफ डॉट डी आर हो गया। तो कुल कार्य निकालूंगा तो कुल कार्य क्या हो गया, टोटल मिला के इसका इंटीग्रल कर दूंगा, तो एफ डॉट डी आर का इंटीग्रल करूंगा तो इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व। और पूरे का अगर मैं एरिया निकालूंगा, कांस्टेंट फोर्स होता है, और पूरे का मैं अगर एरिया निकालता, ठीक है अगर मैं एरिया निकालता तो इसका मतलब ये मेरे को क्या शो कर रहा है, एक तरह से एरिया ही शो कर रहा है ना। इसका मैं अगर निकालूं डी आर इंटू एफ करूंगा तो उसका मतलब क्या हुआ, ये एक एरिया हुआ। ठीक है, तो अगर एरिया में निकालता हूं तो एरिया निकालता हूं इसका मतलब वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा किसको, वर्क को, है ना। किसका, बल और विस्थापन के मध्य जो ग्राफ है उस ग्राफ का एरिया अगर मैं निकालता हूं, क्षेत्रफल अगर निकालता हूं, तो वो किसको डिनोट करता है, वो कार्य को डिनोट करता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, जो पांचवा कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि बल व विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या होगा, कार्य के बराबर होगा। ठीक है, इंग्लिश में लिखोगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क, है ना। तो पांचवा क्या हो जाएगा मेरे पास कि W बराबर क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ आर। ठीक है, एफ आर का मतलब क्या हो गया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालता हूं तो ये हो जाएगा। अच्छा, छठा नंबर पे जो है मैंने आपको कहा 3 लाइन छोड़ देना, वो छठे पे छोड़ देना। तो बल निकालने की ये जो है, ये तो खैर अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 और 5 कुल मिला के 5 कंसेप्ट होंगे बल निकालने के, यानी कि 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपको कार्य का कोई और क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता। ठीक है, कार्य का कोई और क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता। ये कंसेप्ट आपको समझ लेने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसी एक ही बोर्ड के ऊपर सारी की सारी चीजें ले ली, मैं हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन लूंगा और आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन कार्य का आपके बनेगा भी नहीं और आप ना कभी कंफ्यूज होने वाले हो। ठीक है, चलिए तो एक एक करके कंसेप्ट लेता रहता हूं मैं। चलिए, फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास ये लीजिए। हाँ, ये एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, और फोर्स क्या दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ। गिवन है मुझे एक क्वेश्चन है जिसमें गिवन है फोर्स जो दिया हुआ है वो मुझे दिया हुआ है 3 आई केप माइनस 2 जे केप प्लस 4 के केप। ठीक है, और ये कहा गया है न्यूटन के अंदर है। ये हमें क्या दिया गया, फोर्स गिवन है इन कैरिंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट। एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पहला उसको P मान लेते हैं, -2 1 और 3। ये किस में है, मीटर में। पॉइंट अगला कौन सा है, Q। Q क्या है, 3 6 -2, ये सब किस में है, मीटर में है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन किसके द्वारा, इस फोर्स के द्वारा। एक जो आपके पार्टिकल है उसको P से कहाँ ले गए हो आप, P टू Q ले गए हो, इसके अंदर आप निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है कि P से Q तक जाने पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसे मैं किससे लिखूंगा, PQ से। ठीक है, जिसको मैं R कह देता हूँ इस बार के लिए। ठीक है, जैसे ही मैंने R कहा, ठीक है, तो R कहते हैं उसमें S लिया ना, S कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने S किया तो यहाँ से क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन, कैसे निकालूंगा इसको, बहुत सिंपल सा है। P से Q जा रहा हूँ तो Q में से इसको माइनस करते हुए चलो। ठीक है, आई केप, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास 6 -1 जे केप। ठीक है, प्लस में ये हो जाएगा 3 -2 के केप। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, 5 आई केप प्लस ये कितना हो गया, 5 जे केप प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 के केप। ठीक है, अब ये करने की जरूरत है क्या, ये किसमें है, मीटर में, है ना। ये सिखाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो सिंपल चीज है, आप इसके बारे में तो आप पहले से जानते हैं सभी, इसके बारे में ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो ये क्या निकल गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकल गया और ये फोर्स निकल गया और दोनों किसकी फॉर्म में है, वेक्टर की फॉर्म में है, तो कौन सा कंसेप्ट यूज हो जाएगा, फर्स्ट वाला कंसेप्ट यूज हो जाएगा कि W बराबर क्या होगा मेरा, W बराबर ये हो जाएगा कि F डॉट F, तो F कितना है, 3 आई केप -2 जे केप प्लस 4 के केप, और इस पूरे को मैं क्या करता हूँ, 5 को बाहर ले लेता हूँ, I प्लस J प्लस
के कर देते हैं एन मीटर में, सोल्व कर लीजिए। इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 15, ठीक है, आई से आई होगा तो 1, -2 से ये होगा तो माइनस का 10, ये इससे जाएगा तो 20, ठीक है भाई। 5 इससे मल्टीप्लाई 15, ये 5 इससे मल्टीप्लाई -10, ये इससे मल्टीप्लाई तो 20, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा ये, इसको सोल्व करेंगे तो 10 यहाँ से, 10 यहाँ से चल जाएगा तो 10 प्लस में और 15 तो कुल मिला के 25 जूल जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया, समझ में आया कैसा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ इस तरह का आ सकता है। आपको ये कंसेप्ट हो सकता है कि ये आपको डायरेक्टली दे दे कि जो यही दे दे वेक्टर की फॉर्म में, ये नहीं दे के पॉइंट दे दिया तो पॉइंट से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन अगर आता है, अगर वेक्टर की फॉर्म में दोनों ही दे रखे हैं तो कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है क्या क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं देखूं थीटा के फॉर्म में ना, तो चलिए एक क्वेश्चन ये है, इस पे देख लेते हैं, इस पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी अपने पास, है ना। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि, अच्छा चलो थीटे वाला देख लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेटिंग द वर्क डन टू मूव ए बॉडी of mass 10 kg along a smooth inclined plane of theta 30 degree with constant velocity through a distance of 10 मीटर, ठीक है। अब ये देखते हैं क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग हम सिचुएशन बना देते हैं। चलिए बनाते हैं भाई साहब। तो सिचुएशन हमारी ये है कि इंक्लाइन प्लेन है और वो कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है। चलो ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पे जो है इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब उस इंक्लाइन प्लेन के अंदर 30 डिग्री होने के बाद एक चीज क्या कही गई है कि जो मास है वो क्या है, 10 किलोग्राम का है और उसको क्या किया गया है, मूव किया गया है अलोंग द स्मूथ, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है, कितने किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, ये 30 डिग्री और ये 10 किलोग्राम का है, तो इसका मतलब mg किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। देन उसके बाद में इसको किधर मूव किया गया है, इस डायरेक्शन में मूव किया गया है। कितना मूव किया गया है, 10 मीटर तक मूव किया गया है, ठीक है। और m कितना है इस केस के लिए, m है मेरे पास 10 किलोग्राम। अब ये पूछा है कि वर्क डन कितना होगा, तो अब आप इसको देखिए। तो इसको अगर मैं देखूं तो क्योंकि वर्क डन किस डायरेक्शन में होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो इसका मतलब कुल मिला के इस पे लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा, वो होगा 0, ठीक है। कुल मिला के लगने वाला फोर्स तो है लेकिन कुल मिला के कितना होगा, 0। तो अगर ये 30 डिग्री है तो अगर मैं इसको यहाँ बनाता हूँ ये कितना है, 30 डिग्री है ना। तो जब ये 30 डिग्री होगा तो इस तरफ कितना हो जाएगा, mg cos 30 डिग्री, ठीक है। इस डायरेक्शन में कितना, ये सब हम कर चुके हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, mg sin 30 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इसका मतलब कुल मिला के एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट है, उसको मैंने क्या मान लिया, F मान लिया। तो क्या कह रहे हैं कि F माइनस mg sin जो है 30 डिग्री वो कुल मिला के कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि कांस्टेंट है ये, है ना, कांस्टेंट इसका मतलब। तो F बराबर कितना हो गया, F बराबर हो गया मेरे पास mg sin 30 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में। कितना है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो कितना, 10 है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, W बराबर F डॉट एस। तो F डॉट एस कितना हो गया, या F गुना S कह सकते हैं, है ना, क्योंकि थीटा हमने ले लिया। तो F गुना S लेंगे तो हो जाएगा mg sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर। तो कुल मिला के कितना हो गया, mg वैल्यू रख दीजिए 10 इंटू इसको भी 10 लिख लीजिए, साइन 30 1/2 इंटू 10, तो कुल मिला के ये हो गया 5, ये हो जाएगा 100 इंटू 5 यानी कि 500 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आता है उसके ऊपर आपको उसी तरह से रिएक्शन देना है कि आपको जो डिस्प्लेसमेंट लेना है या फिर जो भी फोर्स लेना है वो उस डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में कि ये क्वेश्चन, जिस डायरेक्शन में क्या हो, मोशन हो रहा हो, ठीक है।
यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन का फोर्स लेके उसको सोल्व कर देंगे। आपने ये भी देखा है एन डायरेक्शन में, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या लेंगे, नॉर्मल फोर्स लेंगे, नॉर्मल फोर्स को इक्वल करके कहेंगे अब ये बोल दिया कि इस डायरेक्शन में कितना कितना होगा, तो आप इस वाले इक्वेशन को लेके सोल्व करोगे, क्या डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है उसको आप निकालोगे, इस तरह से आप क्या करोगे, सोल्यूशन कर लोगे। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 500 जूल इसका फोर्स आ जाएगा, सॉरी वर्क आ जाएगा। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन और लूंगा जिसमें सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, मैं देखता हूँ कौन सा है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव ये तीसरा कंसेप्ट है ना वो यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे आपको ऐसे भी दे सकते हैं, सीधा सीधा क्या दे सकते हैं कि एक बल है वो आपको दे दिया फोर्स इतना है, 10 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना है कि 30 डिग्री का एंगल है या 45 डिग्री का एंगल है। अब उसमें कितना डिस्प्लेस वर्क होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ रखोगे जो भी आपको फोर्स की वैल्यू दी है, यहाँ रखोगे जो भी आप डिस्प्लेसमेंट की दी है, यहाँ रखोगे जो भी आपको कोस थीटा दिया है, उसको सोल्व कर लोगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि इस वाले केस में, इस वाले केस में कैसे होगा, ये कौन सी सिचुएशन है जो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो वाली बन सकती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है इसके ऊपर भी। तो एक 10 किलो का ब्लॉक है ना, एक क्या है 10 किलो का एक ब्लॉक है वो एक सरफेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, एक 10 किलो का ब्लॉक जो है ये हमारा एक सरफेस है ना, इस सरफेस पे क्या हुआ, एक 10 किलो का जो है ब्लॉक पड़ा हुआ है और इस पे एक फोर्स F लगा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स इस पे डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, इनके बीच यानी कि सरफेस में फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू बराबर कितना दिया, 0.4 दे दिया। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ये कितना है, ये है 50 न्यूटन का। ठीक है, F इक्वल टू कितना है, 50 न्यूटन है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और एक चीज दी हुई है कि डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 5 मीटर का, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अब पूछा गया है कि एक तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, और जो भी फोर्स लग रहे हैं उसके लिए क्या निकालो, वर्क निकालो। ठीक है, तो देखो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो क्या डायग्राम बनेगा, ऊपर की ओर कौन सा होगा, नॉर्मल फोर्स, नीचे की ओर कौन सा होगा, mg। ठीक है, इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, F, और इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, फ्रिक्शन। समझ में आ गया, और इसके अलावा कोई फोर्स दिख रहा है क्या, टच हो रही है सरफेस तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, मास है इसलिए नीचे की ओर mg लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स एक्सटर्नली दिया हुआ है तो ये फोर्स इधर लगेगा। तो कितने फोर्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 और 4 फोर्स हो गए। ठीक है, अब ये पूछा गया है, फोर्स तो हमने निकाल लिया कि ये फोर्स होंगे। अब ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके द्वारा यानी कि हर एक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क है वो आप फाइंड आउट करिए, जबकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो हर एक फोर्स के लिए लेते हैं, नंबर फर्स्ट किसके लिए है, फोर्स N, है ना। अब आते किसके लिए, इसके लिए आते हैं। ठीक है, तो N के लिए अगर आते हैं तो W निकालूंगा मैं, जिसको W1 कह देता हूं, वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप देखिए इसको आगे सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, NS cos थीटा, यही करूंगा, NS cos थीटा, और S और N के बीच एंगल देखिए कितना बन रहा है, S किस डायरेक्शन में है, ये देखिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, N किस डायरेक्शन में, इसमें, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो ये कुल मिला के इसके द्वारा किया गया फोर्स कितना, वर्क कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई समस्या है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, 0। अब आते हैं mg के लिए। ठीक है, सेकंड केस mg के लिए है ना, mg। अब mg वाला केस में भी देखो तो क्या हो जाएगा, F2 वो कितना हो जाएगा, mg s cos थीटा। ठीक है, फिर से mg और s के बीच में, अब देखिए mg किस तरफ है, इस तरफ, दोनों के बीच में कितना है, फिर से एंगल 90 डिग्री। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये भी 0। तो इसका मतलब क्या है कि जब दोनों यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस में वर्क कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तीसरा केस लीजिए, तीसरा केस कौन सा ले लेते हैं, इस फोर्स का ले लेते हैं। ठीक है, इस फोर्स का लिया, तो इस फोर्स में क्या हो रहा है, 4F, F के लिए क्या है कि W3 इक्वल टू क्या हो गया, F डॉट
एस, इसको फिर से क्या लिखेंगे, एफ एस कोस थीटा, सब यही चलेगा। ठीक है, एफ कितना है 50, एफ कितना है 10, कोस कितना है 0 डिग्री, क्योंकि देखो एस भी किस डायरेक्शन में, इसमें, एफ भी किस में, इसमें, तो इसका मतलब दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब पैरेलल है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री रखेंगे तो कोस 0 कितना हुआ 1, तो कुल मिला के कितना हो गया, ये हो गया 500 जूल। W कितना हुआ, W3 सॉरी, W नहीं, W3 कितना हुआ 500 जूल हुआ। ठीक है, तो देखो इस केस में 0, इसमें 0, इसमें पॉजिटिव, तो यानी कि 0 का केस हमने देख लिया, पॉजिटिव का। अब नेगेटिव वाला, नेगेटिव के लिए क्या, किस पे जाए, फ्रिक्शन फोर्स पे। फ्रिक्शन में क्या होगा देखिए, फ्रिक्शन में ये हो जाएगा कि 4, चौथा केस हमारा 4F यानी कि फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के लिए क्या हो जाएगा, W4 इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स डॉट एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एस, फिर से कोस थीटा। ठीक है, एफ एस कोस थीटा, तो एफ देखते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालना। फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एन हो जाएगा, म्यू एन एस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, म्यू कितना है 0.4, एन कितना है, क्योंकि एन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एम जी को, एम कितना है 10, जी कितना है उसको भी हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, इस केस में जी कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, तो एम जी एस कितना है 10 है, कोस थीटा कितना है, फिर से देखो एफ किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, एस किस तरफ है, इस तरफ है, दोनों के बीच में क्या एंटी पैरेलल हो ना, दोनों के प्रति समांतर हो गए, तो इसका मतलब दोनों के बीच एंगल कितना होगा 180 डिग्री का, तो कोस कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो जैसे ही कोस 180 डिग्री हो, इसका मतलब कितना आ गया -1, तो माइनस, देन उसके बाद में कितना हो जाएगा 4, और ये 100 जूल। ठीक है, तो W4 कितना हुआ माइनस का 400 जूल, तो इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया नेगेटिव वाला केस। तीनों चीज देख ली। ठीक है, जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन देख लिया, तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है। एक चीज आप दिमाग में रखिए, जब क्वेश्चन ऐसा देंगे ना, तो वो आपको एफ के लिए नहीं पूछेंगे, वो आपको किसके लिए पूछेंगे, फ्रिक्शन फोर्स के लिए पूछेंगे। आप फटाफट जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, एफ कितना है 50 न्यूटन, एफ डिस्प्लेसमेंट कितना इतना है, बस फटाफट निकाल के आप उसको सोल्व कर देंगे, और उसमें सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा वही मिलेगा। ठीक है, या एम जी एन के लिए पूछ लेंगे, तो इसके लिए तो आपको कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये तो आपका दिमाग बिठा दो एफ डॉट डी एस या एफ डॉट एस करके सॉल्यूशन कर दोगे। लेकिन इनके लिए जो है वो बहुत कम क्वेश्चन आप देखते हो नॉर्मली, तो ये क्या है कि क्वेश्चन जिनके लिए पूछा जा सकता है इनके लिए पूछा जा सकता है, तो आप सतर्क रहें इस चीज के लिए। ठीक है, कि हर एक चीज के लिए आप कंडीशन देख लीजिए, फोर्स देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, उनका एंगल है तो एंगल देख लीजिए, और उसका आंसर फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, ये वाला केस हो गया। अब कौन सा केस बचा, अब बचा हमारे पास कौन सा, परिवर्ती बल वाला। अगर खुद जो फोर्स है वो फंक्शन हो तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो एक एग्जांपल मैं उसका देख लेता हूं। तो चलिए, तो एक क्वेश्चन है, ये मैं ले लेता हूं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि परिवर्ती बल वाले पे ही है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास 0.5, क्वेश्चन है पार्टिकल का मास गिवन है 0.5 kg। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी हमें गिवन है, किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 5 मीटर टू द पावर -1/2 और सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट दिया गया है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है ए की, है ना। देन उसके बाद कहा गया है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो s इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 2 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। ठीक है, वर्क हमें फाइंड आउट करना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके यूज होंगे, जो मैंने आपको जब पहली बार जब मैंने बल के बारे में बताया था, है ना, जब आपको बल के बारे में, या फिर जब मैंने आपको काइनेमेटिक्स का स्टार्टिंग का फर्स्ट वीडियो देखना, मैंने वहां पे एक कंसेप्ट बताया था। वो कंसेप्ट यहाँ बहुत अच्छा यूज होने वाला है, और वो क्या कंसेप्ट यूज होगा अभी मैं देखता हूँ, है ना। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्योंकि यहाँ देखिए मास दिया हुआ है, कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की कोई इक्वेशंस वगैरह कुछ नहीं दी हुई है। ठीक है, सिर्फ हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, ये खुद फंक्शन आ रहा है कुछ ना कुछ। तो जब फंक्शन आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, फोर्स जो है वो परिवर्तित है, तो उसके हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन क्या होगा, W बराबर हो जाएगा FDR। ठीक है, डॉट इसलिए क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो कुल मिला के एंगल कितना है, एंगल जो है वो 0 डिग्री है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, इसलिए मैं सदिश फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, R1 से R2 जो हमें गिवन है।
ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मेरे पास इस इक्वेशन में फोर्स नहीं है, फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू होता है एम ए, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ठीक है। अब मुझे एम तो गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, ये ए अलग है ये ए अलग है, ध्यान रखना ना, ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है और ये ए जो है वो क्या है, ये कांस्टेंट है जो हमें गिवन अलग से दे रखा है, ये कंफ्यूजन मत होना। तो इस ए का एक्सेलरेशन है, अब एक्सेलरेशन मैं किससे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था, अगर टी का फंक्शन है तो डीवी अपॉन डी टी, और अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको कहा, याद रखना, इसके क्वेश्चन बड़े आएंगे जो आपको फंसा देंगे। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाएंगे, इसी तरह का क्वेश्चन या फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन था जो 2013 या 2018 वाले में, 2018 वाले किसी 2015 वाले, उनमें से किसी एक जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला सीधा सीधा ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पे क्योंकि फंक्शन किसका है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है एक्सेलरेशन, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से लिखूंगा एम वी डी वी अपॉन डी एक्स। बस अगर ये आपको याद रहेगा ना तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ है मामला। ठीक है। और ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, जिसका फंक्शन है उस पर, तो वी मेरे पास है, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, डी वी अपॉन डी टी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम वी की वैल्यू क्या है, ए एक्स टू द पावर 3/2। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, क्या मिलेगा, 3/2 ए एक्स टू द पावर 1/2, है ना, यही मिलेगा। चलिए इनको सोल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 3/2 एम ए स्क्वायर और एक्स टू द पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 3/2 यहाँ से मिल रही है, 1/2 यहाँ से मिल रही है, कुल मिला के स्क्वायर हो गया। सारी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो W इक्वल टू हो गया इंटीग्रल आर, ठीक है, और ये हो गया 3/2 एम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डी आर की जगह हमारे पास क्या है, डी एक्स, है ना, डी आर की जगह हमारे पास क्या है, डी एक्स है। तो अच्छा इसको ऐसे भी लिख लीजिए, नहीं तो x1 से x2, क्योंकि हम x में ही ले रहे हैं ना इक्वेशन, तो इस r की जगह आप क्या कर लीजिए, x कर लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक नोटेशन है, आप किससे डिनोट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि वन डायमेंशन एक स्ट्रेट लाइन में, इसलिए इसको x से ले लेते हैं, 3 डायमेंशन नॉर्मली हम लेते हैं इसलिए इसको r से ले लेते हैं ना। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये सारे कॉन्स्टेंट हैं, तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले लीजिए, तो ये बाहर आ गए हमारे पास सारे के सारे कॉन्स्टेंट। इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होना है, x के रेस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ होना है, 0 to, ये वैल्यू रख दीजिए, 2 मीटर तक होना है। सॉल्व करेंगे 3/2 एम ए स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन क्यूब, 3 से 3 कैंसिल आउट, बाकी सारी वैल्यू रख दीजिए। m इक्वल टू कितना है 0.5, a इक्वल टू कितना है 5 स्क्वायर, x कितना है, देखिए अपर लिमिट, अच्छा यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं लगाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट कितनी है 2, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 वाला तो छूट जाएगा, तो कुल मिला के ये रहेगा 2 की पावर 3 यानी क्यूब, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये करीब करीब हमारे पास बन गया, अच्छा डिवाइडेड बाय 2 है क्या, अच्छा हाँ डिवाइडेड बाय 2 भी है ना, तो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से ये एक कैंसिल होगा तो स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 4 इंटू 25, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50 जूल, तो हमारा फोर्स वर्क कितना आ जाएगा 50 जूल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, है ना, ये वाले इस तरह के क्वेश्चन पूछने के ज्यादा संभावना होती है फर्स्ट ग्रेड के पेपर में या किसी भी पेपर में, क्योंकि ये बड़े सिंपल से हैं, ये हर कोई कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक कि आपको ये कंसेप्ट पता है कि एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, ये v dv अपॉन dx से भी डिनोट करते हैं अगर x का फंक्शन है तो, और यही सबसे बड़ा कंसेप्ट है जो आपको गच्चा दे सकता है एग्जाम में, बस इस पे ध्यान देना और इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पे कि इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब मैं एक एरिया वाला क्वेश्चन लूंगा और देन उसके बाद में हम चलेंगे एनर्जी वाले पे, और एनर्जी वाले पे चल के देन उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे, क्योंकि इससे वर्क के जितने भी फंक्शन है वो आपके सारे के सारे बन, मतलब फंक्शन का क्वेश्चन है वो आपके सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे लगता है, वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको इस पर भी कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत है, मैं अभी आगे देख लूंगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो मिक्सिंग में। अब आपको क्या अंडर द कर्व, क्योंकि ऐसे एरिया अंडर द कर्व में आपको काइनेमेटिक्स में बहुत सारे करवा सकता हूँ, अगर करा चुका हो ना, तो जिस बंदे ने काइनेमेटिक्स के वीडियो वगैरह नहीं देखे तो आप पहले उस पर जाइए, ठीक है, उस पर जाके आप देखिए काइनेमेटिक्स को पूरा, तो मैंने खूब सारे जो है एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हैं। तो कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है, मेनली इस पे बड़ा फोकस रखना आप, और इसमें भी
जब x का फंक्शन हो उसके ऊपर, है ना। अगर वही टाइम का फंक्शन होता ना अभी यहाँ पे ये कि ऐसे a t टू दी पावर क्यूब ऐसा करके देते, तब तो आप क्या करते थे, सीधे से ऐसे ऐसे निकालना, हाँ जी लो dv अपॉन dx, क्योंकि ये हम करते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो वाला कंसेप्ट हम यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम चलते हैं एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है, अब वर्क का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होगा वो होगा एनर्जी का, ठीक है। किसका होगा, एनर्जी का कंसेप्ट होगा। तो एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी का मतलब ये है कि जब हम वर्क कर रहे हैं, है ना, जब हम वर्क कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, कुछ एनर्जी या कुछ जो है वो या कह सकते हैं कि वर्क करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है ना, जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी यानी कि ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली ऊर्जा का कोई वैसे देखा जाए तो कार्य की एकदम सिमिलर सी होती है ना, क्योंकि कार्य को ऊर्जा और ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, जब हम सर्दी के दिनों में ठंड लगती है अपने को, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे हाथ को रगड़ते हैं, है ना। तो रगड़ने पे क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उससे क्या हुआ, उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब आपने कार्य को किसमें बदल दिया, उष्मा में बदल दिया। इसी तरह से हम इंजन का यूज करते हैं, तो इंजन में क्या करते हैं, ईंधन जो होता है उसको जलाते हैं, जलाने से क्या होती है, ऊर्जा पैदा होती है, फिर उसको किसमें कर देते हैं, मैकेनिकल कार्य के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऊर्जा और कार्य जो दोनों क्या है, सिमिलर चीजें होती है, इनकी डायमेंशन इक्वल होती है, ठीक है। इनके लिए जो अपन मात्रक यानी कि यूनिट का यूज करते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वली कर लेते हैं, क्या दूरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो अलग अलग बात है, लेकिन किसी भी एक से 4.2 से मल्टीप्लाई करके ही करते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे क्या सिमिलर है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, बस ये आप चीज दिमाग में रखना, ठीक है। अब इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। अब हमारे पास आते हैं न्यूमेरिकल चीजों पे कि ऊर्जा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा, है ना। दूसरी कौन सी होती है, स्थितिज। स्थितिज जो है वो डिपेंड करती है किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे, यानी कि उसकी संरचना अभिविन्यास कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है स्थितिज ऊर्जा का। मैंने मैक्सिमम देखा है लोगों के स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है, वो हम नेक्स्ट या वीडियो में करेंगे। अभी मैं जो आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो कंसेप्ट सब में सेम है। आप किसी भी बल क्षेत्र में चले जाइए, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या होती है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो ऑलवेज होती है हाफ एम वी स्क्वायर, चाहे कोई सा ही बल क्षेत्र हो, चाहे आप विद्युत क्षेत्र में हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र में हो, चाहे गुरुत्वीय क्षेत्र में हो, चाहे और कोई से भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी, एम क्या है मास और वी क्या हो गया वेलोसिटी, इसको अगर हम मोमेंटम में कन्वर्ट करना चाहे तो वी पी इक्वल टू क्या होता है एम वी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है पी स्क्वायर बाय 2m। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखिए काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के अगर दो फॉर्मूले आपको याद है तो आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब मैं जो कह रहा था कि कार्य का एक और कंसेप्ट आने वाला है वो आएगा इस काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज यही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा फॉर्मूले में। पोटेंशियल एनर्जी हर बार चेंज होगी, आप कौन सा बल क्षेत्र ले रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कंसेप्ट। पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट समझना बड़ा वो है ना, अपने के लिए बहुत फिजिक्स वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है वो नहीं समझा पाते, ना समझते हैं, ठीक है। चलिए बस रट लेते हैं, वो रटना नहीं है, वो समझना अपने को ना। उसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, उसको अनुभव भी करवाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होती है, ठीक है। चलिए तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई आपको, सिंपल सी चीज थी फॉर्मूला। अब मैं यहाँ से क्या लेना चाहता हूँ वो मेरे इंपॉर्टेंट है, उस पर चलते हैं, ठीक है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है एफ डॉट डी आर होता है, ठीक है। या एफ अगर एक ही लीनियर मोशन हो रहा है तो एफ आर भी लिख सकते हैं, इसको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ मेरे पास होता है एम ए के इक्वल, है ना। किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम ए इक्वल टू एम ए डी आर, ठीक है। एम क्या है कांस्टेंट, तो मैंने बाहर ले लिया। अब ये है हमारे पास क्या ए, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को किसकी फॉर्म में लिख सकता हूँ, वी की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, वी डी वी अपॉन डी आर, है ना। चलो वन डायमेंशन में चल रहे हैं अपन, एक्स कर दो इसको, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो अपने। वन डायमेंशन में है तो क्या कर लेते हैं, लीनियर मोशन है तो एक्स लिख देते हैं। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ये लिखा था, ठीक है, समझाया था आपको। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा वी डी वी अपॉन डी एक्स और डी एक्स, डी एक्स या डी एक्स कैंसिल आउट, इक्वेशन क्या बनेगी एम वी डी वी, ठीक है। सोल्व करिए इसको। अब सपोज कर लीजिए कि इसकी वेलोसिटी जो थी वो क्या है,
V1 से V2 तक है, मान लीजिए, है ना, किसी टाइम के अंदर वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, V1 से V2 जा रहे हैं, तो कुल मिला के क्या हो गया, W इक्वल टू एम, यहाँ से क्या बनेगा, V स्क्वायर बाय 2, ठीक है, रख दीजिए वैल्यू, तो W इक्वल टू क्या बना, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं कार्य ऊर्जा परमेय, कार्य ऊर्जा परमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैंने आपको कहा ना छठा नंबर लगा के छोड़ दीजिए, वो छठा नंबर क्या था, छठा नंबर ये था कि वर्क निकालने के लिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेज है वो किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अगर कर देते हैं तो किसके बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे W बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक ऊर्जा में यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर कौन है, कार्य, और इसको लिखते कैसे हैं, हाफ एम V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर, यानी कि V2 माइनस V1 का मतलब क्या है, यहाँ V2 का मतलब क्या है, फाइनल, यानी कि कहाँ हम पहुंचे और कितनी हमारे पहले इनिशियल में थी। तो ये हो जाएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको जितने भी मैंने कंसेप्ट पढ़ाए हैं, छह कंसेप्ट में से 3 कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पहला कंसेप्ट परिवर्तित बल वाला, जिसपे पूछे जाएंगे, दूसरा ये वाला इस पे, और तीसरा जो आपका वो ग्राफ वाला है। अब ग्राफ वाले पे इसलिए कम आते हैं क्वेश्चन क्योंकि ग्राफ वाले से जो है आप काइनेटिक जो है ना हमारा काइनेमेटिक्स, उसके अंदर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वहां से पूछे ज्यादा जाते हैं बजाय कि इस वाले से, है ना। ग्राफ में जो है काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 2 सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन सा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कार्य ऊर्जा परमेय, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा परमेय, और ये कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना भी वर्क नहीं है, टाइम नहीं है कि हम उसको कर सकें। तो पोटेंशियल एनर्जी और उसके साथ साथ जो है पावर जो है, उसका हम कंसेप्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। अभी मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकता है। तो जी ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहता है ए बॉडी ऑफ मास, ध्यान रखना, ए बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू 0.8 किलोग्राम, ठीक है, हैज इनिशियल वेलोसिटी यानी कि उसको मैं v इनिशियल कह देता हूँ, और वो कितनी दे रखी है, 3i माइनस 4 जे केप, ठीक है, 4 जे केप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी जो दे रखी है vf, वो दे रखी है मेरे पास -6 जे के प्लस 2 के केप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। कि आगे क्या गया है कि फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर कह सकते हैं फाइंड द वर्क डूइंग बाय द, है ना, फोर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों में, यानी वर्क भी पूछ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंज भी पूछ सकते हैं। हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, वर्क निकालो और चाहे काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालो, दोनों क्या है, एक ही चीज होगी, ठीक है। तो अब इसमें निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि ये जो फॉर्म दी गई है, कौन सी फॉर्म दी गई है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म है या फिर वेक्टर फॉर्म है। तो हमें वेक्टर फॉर्म दी गई है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे सबसे पहले चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड होगा तो ही मैं तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी क्या होती है भाई, वर्क, एनर्जी, ये सब क्या है, ये सब है पावर, ये सब स्केलर क्वांटिटी। जब स्केलर क्वांटिटी तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले निकालता हूँ किसका, इसका मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, 9 प्लस 16 रूट, तो कितना हुआ 25 रूट, कितना हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। अगला इसका रूट, है ना, तो क्या होगा 36 प्लस उसमें कितना है 4 का रूट, तो कितना हुआ रूट 40। रूट 40 को आगे कुछ सोल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, कितना 2 रूट 5, 2 रूट 5 कर सकते हैं क्या, सॉरी 10, ये होगा 4 इंटू 10 होगा ना, तो 2 रूट 10, सॉरी, है ना, 2 रूट 10 कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे सोल्व नहीं कर सकते, अरे मीटर पर सेकंड में ना, किसमें है, मीटर पर सेकंड में।
अब मुझे क्या निकालना है, वर्क निकालना है। वर्क क्या होता है, हाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या हो गया ये माइनस वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम कितना है 0.8 है, ठीक है। मल्टीप्लाई में वी एफ स्क्वायर, तो कुल मिला के क्या मिल जाएगा, वी एफ मतलब कि 40 मिल जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, तो कुल मिला के ये हो जाएगा हमारे पास 0.4। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 जूल। कितना आ जाएगा 6 जूल जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। हो गया, तो 6 जूल क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो कुल मिला के आपको वर्क पूछने के लिए, है ना, वर्क पे जो क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल, वो काइनेटिक एनर्जी से बना सकते हैं। और कुछ इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है। तो कुल मिला के जो वर्क के कितने कंसेप्ट हुए थे, 6 कंसेप्ट हुए थे, 6 के 6 कंसेप्ट हमने देख लिए। इसके अलावा कोई भी कार्य का कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे इस सतही ऊर्जा में, उसके कंसेप्ट में, देन उसके बाद पावर, और उसी के साथ वर्क एनर्जी पावर जो है उसको हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।